किसान आंदोलन के मुद्दे पर कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान आंदोलन को भारत का आंतरिक मामला कहकर उन्होंने रिहाना और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट को तो खारिज कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि भारत की छवि को गहरा धक्का लग रहा है। इस पर संबित पात्रा ने तीखा पलटवार किया। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। द रेपुटेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मैसिव हिट, नॉट ओनली on how we are treating our farmers, on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ना राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, ना रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ना राहुल को मालूम, ना रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टेचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टेचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया, किसी ने ट्वीट नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो रिहाना के ट्वीट ने भारत में एक तरह से सियासी घमासान छेड़ दिया है। देखिए कुछ और प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर और वैसे भी। पूरी चीजों की जानकारी नहीं है, उनको आधा नॉलेज है और आधा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। उनका ट्वीट पढ़ा हमने कि हम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और हमने वो सारी तस्वीरें जो 26 जनवरी को गुंडागर्दी हुई, जो 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, जो 26 जनवरी को हाथों में तलवार और रॉड लेकर के पुलिस पे अटैक हुआ, वो सारी हमने उनको भेज दी है और हमने उनको कहा है कि वी रियली वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। केवल और केवल एक मुद्दा है जिसमें कोई राजनीति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। तो इसमें विदेशी ताकतों को कौन प्रेरित कर रहा है, क्या कर रहा है? यदि आपकी नीतियां ऐसी हैं और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देते हैं और आपकी छवि विदेशों में भी अगर खराब हो रही है, तो उसमें आंदोलन को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी के बीच मोदी सरकार को बाइडेन प्रशासन का साथ मिला है। बाइडेन प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस कृषि बिल से सुधार आएगा, किसानों की हालत में और अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। बयान में कहा गया कि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका उन कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा, किसान आंदोलन का चेहरा बनते जा रहे राकेश टिकैत ने कल हरियाणा के जींद से सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। जींद के कंडेला गांव में खापों की महापंचायत में टिकैत ने कहा कि नौजवान अभी सिर्फ बिल वापसी की बात कर रहा है, अगर गद्दी वापसी की बात करेगा तो क्या करेंगे? इसे अल्टीमेटम ना कहें तो क्या कहें, इसे सीधे सरकार से भिड़ना ना कहें तो क्या कहें। काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर ही ऐसे हैं कि मानो सरकार को ताकत दिखाएंगे तो उसे झुका पाएंगे। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो। 26 जनवरी के बाद पहली बार राकेश टिकैत ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का अपना प्रदर्शन स्थल छोड़ा था और हरियाणा के जींद की खाप पंचायत में पहुंचे थे।
गणतंत्र दिवस के दिन सामने आई हिंसा के बाद अब किसान संगठनों के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बड़ी चुनौती राष्ट्र विरोधी तमगे को खत्म करना और दूसरी बड़ी चुनौती धरना स्थलों पर फिर से प्रदर्शनकारियों को जमा करना। अपने आंसुओं से किसान आंदोलन में नया ट्विस्ट ले आए राकेश टिकैत ने। जल और जमीन के इमोशनल वाला कार्ड भी चला। इस आंदोलन का देवता जल है, जल पानी कहीं सजाने की जरूरत नहीं है। अपने खेत की मिट्टी को जाके अपने घर के मंदिर में रखो। जल अपने खेत का जो जल है उसको रखो, उसकी पूजा करो, आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। जींद की महापंचायत में किसान की पगड़ी उछालने वालों का इलाज करने का ऐलान करने वाले टिकैत जब वहां दिल्ली पुलिस की बाड़ेबंदी का विरोध कर रहे थे और ये हुंकार भर रहे थे कि ऐसी कीलों से किसान का हौसला नहीं टूटने वाला, तो बोलते बोलते लाल किले को लेकर क्या बोल गए, इसे भी जरा सुनिए। अरे किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। जींद की इस महापंचायत में राकेश टिकैत का मंच भी गिरा। वैसे तो ये एक छोटी दुर्घटना भर था, संयोग भर था, लेकिन राकेश टिकैत कब तक किसान आंदोलन को टिकाए रखने की कुपत रखते हैं, यहाँ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। वैसे टिकैत ने खुद अक्टूबर तक एक तारीख दी है। अब बताओ भाई हमारे पे क्या इलाज है? अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे। हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। राकेश टिकैत की मौजूदगी में जींद खाप पंचायत में कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी कानून बनाने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने और मुकदमे वापस करने जैसी मांगों के साथ साथ ये भी कहा है कि किसानों की संघर्ष समिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद बात करें। गृह मंत्री अमित शाह भी बातचीत में शामिल। बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या कोई अन्य मंत्री स्वीकार नहीं होगा। बड़ी चर्चा है आपके आंसुओं की, पासा पलट दिया कह रहा है आपके आंसुओं ने। नहीं, हमने कुछ नहीं करा। ये तो ना मोर्चे टूट रहे थे ना कोई दिक्कत हो रही थी। भाई गांव के लोग अगर गांव चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग ढिल्ले हो गए। गांव के लोग बैठा के गए हमको, उनके मोर्चे को जबरदस्ती कोई आ जाएगा, ऐसे कोई आ थोड़ा सकता है मोर्चे। जींद से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है। रामपुर जा रही थी प्रियंका गांधी, लेकिन इस बीच उनके काफिले से कई गाड़ियां टकरा गई हैं, हादसा हुआ है, ये खबर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह ही निकल पड़ी थी रामपुर के लिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, गाड़ी निकल गई है। कैसे आप लोग को लग गया भैया? लगी तो नहीं है? नहीं लगी नहीं है, एक फोन और शुरू थी देखना। आप ट्रैवल कर रहे थे इसमें, पीछे से ट्रैवल कर रहे थे, शायद पीछे वाली गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है जी। चोट तो नहीं लगी? हल्का सा बस नाक पे लगी है, वो पैर में लगी है बस हल्का सा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए प्रियंका गांधी के काफिले में ये गाड़ी जा रही थी जो जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद का स्टिकर लगा हुआ है और वो ये गाड़ी जा रही थी, पीछे से ठुकी है, इनकी गाड़ी है। कहाँ के रहने वाले आप? गाजियाबाद से। अच्छा, जा रहे थे आगे रामपुर? हाँ जी रामपुर जा रहे थे और रास्ते में ठुक गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से गाड़ी ठुकी है। थोड़ी देर पहले आगे भी गाड़ी ठुकी थी। यहाँ पे आप देखिए, ये रामपुर जा रहे थे, ये गाड़ी बिल्कुल बुरी तरीके से आगे से भी ठुक गई है। काफी ये देखिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे निकल रहे हैं इस तरह से गाड़ियों से, और जल्दी पहुंचने के चक्कर में बीच में ही आपस में भी टक्कर हो रही है और सड़क पे कुछ इस तरह से आपको इस तरह का सीन तस्वीर नजर आएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, रामपुर के रास्ते में आज तक। मौसमी सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जिसमें बता रही थी कि हापुड़ के नजदीक ये हादसा हुआ है जिसमें दो गाड़ियां आपस में टकराने से काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला था।
जो कि रामपुर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते हादसे की खबर आई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजन से मिलने दरअसल प्रियंका गांधी जा रही हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर का आज उनका दौरा है, लेकिन इस बीच हादसे की खबर हापुड़ के नजदीक, जहां पर दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया जा रहा है कि एक का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले आपने ये रिपोर्ट देखी, उसमें तस्वीरें साफ थी। काफी हद तक गाड़ियां डैमेज हुई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी आज नवरीत के परिवार से मिलेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नवरीत ट्रैक्टर एक पुलिस बैरिकेड से टकरा गया था और पलट गया था, जिसके बाद नवरीत की जान चली गई थी। उसी के परिवार से मिलने आज प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंच रही हैं। जयंत चौधरी भी आज रामपुर जाएंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ के नजदीक हुए हादसे की। अब से कुछ ही देर पहले मौसमी सिंह वहां से रिपोर्ट कर रही थी और बता रही थी अपनी रिपोर्ट के जरिए कि कैसे दो गाड़ियों के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके आसपास इंटरनेट सेवा ठप है, इससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे कटीले तार दिल्ली के बॉर्डर पर इसलिए लगे हैं ताकि आंदोलन करते किसान अचानक कभी दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। लेकिन इन तारों से भी ज्यादा नुकीला दर्द सिंघू बॉर्डर के पास इंटरनेट बंदी के कारण आम आदमी उठा रहे हैं। इंटरनेट से चलने वाले व्हाट्सएप पर ही आपने मैसेज पढ़ा होगा, मोबाइल में इंटरनेट और जेब में पैसा ना हो तो लोग गेम खेलने लग जाते हैं। कुछ यही हरियाणा में सिंघू बॉर्डर से सटे जिलों में हो रहा है। संवाददाता तनुश्री पांडे के साथ आज तक की टीम ने सिंघू बॉर्डर के पास से लेकर सोनीपत और रोहतक तक इस बात की पड़ताल की कि इंटरनेट बंद होने से आम आदमी क्या परेशानी उठा रहा है। जैसे सिंघू गांव में रहने वाली 22 साल की साक्षी के भविष्य पर इंटरनेट बंदी का असर पड़ रहा है। बीएससी में पढ़ती हैं, मार्च में इम्तिहान है, ऑनलाइन क्लास और पढ़ाई दोनों ठप। नहीं हो पा रही ना अभी पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई आप कर रहे थे, तो अगर अभी इंटरनेट कितने दिनों से बंद है साक्षी? 5-6 दिन हो गए हैं। बिल्कुल इंटरनेट नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो कैसे बीएससी की इतनी ज्यादा पढ़ाई होती है, किस तरीके से आप कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है ना, अभी बंद है तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। उससे तो बिल्कुल बंद है, फोन नेट बिल्कुल बंद कर रखा है, अभी तो बिल्कुल नहीं हो पा रही पढ़ाई वढ़ाई। तो कैसे आप अब पढ़ाई आपका छूट जाएगा? तो अभी एग्जाम्स आ रहे होंगे आई एम श्योर। हाँ, कैसे मैनेज कर रहे हो? एग्जाम मार्च में एग्जाम है। हाँ। तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं हो पा रहा है ना अभी, तो क्या बोले अभी। 26 जनवरी को दिल्ली में उपद्रव के बाद दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद किया गया। अब सिंघू बॉर्डर के पास रहने वाले कारीगर अतुल कुमार पूछते हैं, घर कैसे पैसा भेजूं? इंटरनेट तो बंद है। मम्मी पापा बीमार है तो वहाँ पैसा भेजना है। कहाँ पे रहते हैं मम्मी पापा? यूपी में। अच्छा। हाँ, लखीमपुर जिला। हाँ, तो मतलब आजकल तो सब मोबाइल से पैसा चला जाता है। सब मोबाइल से चला जाता है पैसा। तो वो आप नहीं भेज पाए? नहीं भेज पाए अभी, अब नेट ही नहीं चल रहा तो भेजेंगे कहाँ? सब कुछ तो ऑनलाइन कर दिया गया। तब सिंघू बॉर्डर के पास के गांव में रहने वाले मनीष का सवाल है, पढ़ाई कैसे करें, नौकरी का फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरें? जॉब वगैरह देखनी पड़ती है, अब यहाँ पे रह के अब किसके पास क्या करें, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हर तरीके की, क्योंकि मैं जॉब देख रहा हूँ आर्मी की, तो दिक्कत होती है कि हम मतलब देख नहीं पा रहे कुछ भी तरीके से, ऐसे घर में बैठे हैं। संवाददाता तनुश्री ने जब आगे इसी गांव में अपनी रिपोर्ट को बढ़ाया तो पता चलता है कि मोनिका जैसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हों या फिर पवन कुमार जैसे रोज कमाकर रोज खाने का इंतजाम करने वाले नागरिक, हरियाणा में आंदोलन से तनाव की आशंका के चलते इंटरनेट बंदी ने इनका जीवन मुश्किल में डाला है। तो पहले से ही ऑनलाइन चल रही थी, जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। ऊपर से एग्जाम आ रखे हैं,
और वैसे भी फोन में जो भी सोशल हमें पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अंदर में कुछ भी नहीं पता चल रहा। व्हाट्सएप करते हैं ना, व्हाट्सएप करते हैं से तो उन घरों में देते हो, तो अब इंटरनेट नहीं चल रहा तो व्हाट्सएप कैसे चल रहा है? तो इंटरनेट बंद है, फिर तो घर में पानी कहाँ जा रहा है, रिक्शा लगा हुआ है जी, रिक्शा यहीं खड़ी है, नहीं हो पा रहा है जी, गूगल से भी नहीं हो रहा है, नहीं एटीएम पेटीएम काम कर रहा है, नहीं एटीएम से पैसे छूट रहा है नेट की वजह से, एटीएम भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा एटीएम भी नहीं चल रहा है? नहीं जी, नहीं फोन का बिल भरना था वो बिल नहीं भरा जा रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में इंटरनेट बंदी से आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला दुनिया का तीसरा देश है। साल 2019 में देश के कई इलाकों में कई बार इंटरनेट बंद होने से भारत और भारतीय नागरिकों को 9,245 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारत में 106 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। सिंघ बॉर्डर से तनुश्री पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने तेजस को रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए गेम चेंजर बताया। बेंगलुरु में एरो शो के दौरान वायुसेना और एचएएल के बीच 83 अतिरिक्त LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का करार हुआ है। देखिए आज तक एयर चीफ की एक्सक्लूसिव बातचीत। बेंगलुरु में हो रहे एरो इंडिया शो के दौरान LCA तेजस को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला हुआ है। 83 LCA का आधिकारिक करार यहां पर हुआ है एचएएल के साथ। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हैं, वायुसेना प्रमुख। आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा इसको कदम मानते हैं, खासतौर से मेक इन इंडिया के नजरिए से? मेक इन इंडिया के नजरिए से तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। आई डोंट थिंक कभी भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिजिनस इंडस्ट्री को मिला है। 48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जब HAL बनाएगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर एंड एंटायर एयरस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री, MSMEs हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनके पास इसके काफ़ी डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स जाएंगे। तो एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एंड एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सरहद पर जो तनाव है, खासतौर से लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ, वो अभी बना हुआ है कि काफी वक्त हो गया है, वायुसेना की भी वहां पर तैनाती है सेना के साथ। वहां पर किस तरह के हालात हैं? वहाँ पर जो हालात हैं, हमने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय किए हुए हैं जो रिक्वायर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं फ्रंट लाइन पे या सपोर्टिंग बेसिस में, एंड हम वो सिचुएशन को देख रहे हैं। बातचीत भी चल रही है, हम उनके डिप्लॉयमेंट्स एंड उनकी चेंजेस जो भी डिप्लॉयमेंट है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, एंड जो भी ग्राउंड पे हकीकत होगी उसके हिसाब से हम भी अपनी डिप्लॉयमेंट्स को ऑर्डर करेंगे या स्ट्रेंथन करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। चीन के जो, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, J-20 और बाकी जो एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात हैं, उनके मुकाबले हमारी जो तैनाती, हमारे जो रफाल और अब LCA की हम बात करें, उससे कितनी हमें मजबूती मिलेगी? चीन के जो एयर पावर को अगर देखें तो उनकी तैनाती का हमें ज्ञान है, एंड उसके हिसाब से हमारे रफेल की तैनाती, हमारे रफेल की अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया अभी, बहुत ही अहम कैपेबिलिटी एनहांसमेंट है, एंड उससे हमारी क्षमता बहुत बढ़ती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को देख लीजिए। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान असल में क्या चाहता है, आप ये समझ लीजिए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो पाकिस्तान को आर्मी चीफ बाजवा को शांति का जाप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं ये हर जानिब अमन का हाथ बढ़ाने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत देरीना तनाज़ा कश्मीर को हल करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ दोस्ती की चाहत जताई है, लेकिन इस इच्छा का इजहार उन्होंने लिखित बयान जारी करके किया है, क्योंकि मुंह जुबानी तो वो सिर्फ भारत से दुश्मनी की ही चाहत जताते आए हैं। छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना यूं ही नहीं बाजवा भारत से दोस्ती की ख्वाहिश जता रहे हैं। बाजवा ने शांति का ये राग तब छेड़ा है जब अमेरिका के नए रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी आतंकवादी गुटों, लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ जो कदम उठाए हैं वो अधूरे हैं। ऑस्टिन ने कहा है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में न होने दे। तो इस वक्त आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान इस कदर घिरा हुआ है कि उसके पास
शांति की बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी महीने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होनी है, जिसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने पर फैसला लिया जाएगा, जिससे बचने की छटपटाहट में पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करके FATF से बचने की कोशिशें की, लेकिन भारत दुनिया के सामने उसका असली चेहरा लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और बाजवा भी। तो वही हुआ कि बिल्ली 900 चूहे खा करके तीर्थ को चली। पाकिस्तान अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त दबाव है। पाकिस्तान को अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो अपने धरती के ऊपर से जितने भी आतंक के बेसिस हैं उनको बिल्कुल नष्ट करे और आतंकियों को साथ देने बंद करे। पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान किसी वक्त भी ब्लैकलिस्ट हो सकता है। पाकिस्तानियों के बीच चीनियों के बरखिलाफ जबरदस्त अविश्वास है। पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त आवाज उठ रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ऐसे वक्त में भारत से शांति की दुहाई दे रहे हैं, जब गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवाकर पाकिस्तान अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये माना गया है कि पाकिस्तान की धरती पर ऐसे आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है जो भारत में खून खराबा करते हैं। असल में तो बाजवा का मुंह ही नहीं है भारत के साथ शांति की बात करने का, क्योंकि आतंकवादियों का साथ और भारत से बात एक साथ नहीं चल सकती। अगर वो वास्तव में अमन और शांति चाहते हैं साउथ एशिया में, तो बजाय कश्मीर के बारे में सोचना और बेकार की बातें करने के, उनको सोचना चाहिए कि वहाँ के POK के लोग, सिंध के लोग और बलूचिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने ये दखलंदाजी कश्मीर में नहीं छोड़ी तो वास्तव में आने वाले समय में पाकिस्तान के अनेकों टुकड़े हो सकते हैं। तो एक तरफ LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकवादी साजिशों का जाल बिछाना और फिर शांति की बात करना, बाजवा ऐसा कैसे कर लेते हैं? बाजवा को शांति चाहिए, लेकिन उनकी सेना बॉर्डर पर सुरंगों वाली साजिश रचती है और आतंकवादियों की घुसपैठ का रास्ता साफ करती है। बाजवा को शांति चाहिए, लेकिन उनकी सेना कश्मीर में आतंकवादियों के लिए हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की खेप की सप्लाई करती है। बाजवा को शांति चाहिए, लेकिन उनकी सेना रोज LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी करती है और निर्दोष भारतीयों को निशाना बनाती है। शांति सिर्फ बातों से नहीं आती, ये बात पाकिस्तान को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। ये चैलेंज है, हमेशा की तरह पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बेहुदा हरकतें होती रही हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा उसकी ऐसी तमाम जो हरकतें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके इस ड्रोन का भी जो जवाब होगा उसको अच्छी तरह मिलेगा। उसको शायद वो ऑपरेशन बालाकोट का भी सबक थोड़ा भूल रहा है, वो जल्दी फिर शायद दोबारा करवाना पड़ेगा उसको भी सबक। पाकिस्तानी सेना के पाप अगर गिनाने शुरू कर दिए जाएं तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। और रही बात बाजवा की, तो उनकी बहादुरी के किस्से तो पूरे पाकिस्तान में चर्चित है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आज तक ब्यूरो।